हेलो, वेलकम एवरीवन। कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिन का ही टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 है ना। ठीक है, तो पहले अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, है ना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेस्ट नंबर 5 है एलिन का, जो ऑल इंडिया में होता है डीएलपी का टेस्ट, है ना। उसका टेस्ट नंबर 5 है और इसका जो सिलेबस है टेस्ट नंबर 5 का, ठीक है, मैं बता दूं ये कब हुआ था। ये 31 अगस्त को हुआ था, 31 अगस्त 2025। ठीक है, यूनिट नंबर कौन सा था? 5 यूनिट नंबर था। और इसमें जो सिलेबस है टेस्ट का, वो क्या क्या था? तो फिजिक्स में तो था हमारा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ओके, फिजिक्स में क्या है? सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ठीक है, और ईएमआई, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। केमिस्ट्री में क्या था? केमिस्ट्री में था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और रिडॉक्स रिएक्शन। और बायो में क्या था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो इस टेस्ट पेपर का डिस्कशन मैं इस वाले वीडियो में कराऊंगा। जितना हो सके 1 घंटे का वीडियो रहेगा अप्रॉक्सीमेट। मैं ट्राई करूंगा कि फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, है ना, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज, अगर सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा भी पता हो एंड कोलिजन के बारे में अगर आपके पास बेसिक्स नॉलेज हैं, ठीक है, तो मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। ट्राई करूंगा कि आप पूरा समझ जाएं, है ना। क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप बाद में भी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी का मैं बता दूं आपको कि अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल को, ठीक है, तो मैं टेस्ट नंबर 4, है ना, ये टेस्ट नंबर 4 में करा चुका हूँ। यूनिट टेस्ट नंबर 4 में इसका सॉल्यूशन करवा दिया है मैंने, फिजिक्स और बायोलॉजी का। ठीक है, तो इसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। टेस्ट नंबर, ये जो रिव्यू टेस्ट था, है ना, ये भी मैंने करवाया है। ठीक है, और ये जो यूनिट टेस्ट नंबर 3 है ये भी करवाया है मैंने। ठीक है, और ये यूनिट टेस्ट नंबर 2 शायद 1 2 3, नहीं ये नहीं करवाया ना, तो ये तीनों तो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, का मैंने पूरा ये भी करवाया, मैंने टेस्ट यूनिट नंबर 2 भी करवाया। ठीक है, तो इतने सारे सॉल्यूशंस मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम हमारा है, टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा वो इसी के नाम से है, आप सर्च करोगे टेलीग्राम में जाकर तो @NEET Academy 77। ठीक है, तो आपको इसी टाइप का आपको लोगो मिलेगा, है ना, तो उसी के नाम से टेलीग्राम है हमारा। ठीक है, आप लोग उसको ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैंने क्या क्या करवा दिया मैं एक बार फिर बता देता हूँ। टेस्ट नंबर 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, रिव्यू टेस्ट हो चुका है, 4 हो चुका है, आज मैं 5 वाला कराऊंगा। ठीक है, और इसमें जो सिलेबस कवर है ना, ये फिजिक्स मैंने कवर कराया है और बायो का पूरा क्वेश्चंस और विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैंने ये कवर करवा दिया है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, आप प्रैक्टिस के पर्पज़ से आप देख सकते हो इसको, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग देखना और इस वाले चैनल पे आप लोग ऐड हो जाओ, है ना। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है ना, मैन और बॉट वाला। 2 पर्सन A and B वेट 80 kg एंड 50 kg रिस्पेक्टिवली, ठीक है, आर स्टैंडिंग एट द रेस्ट एंड द अपोजिट एंड ऑफ द बोट ऑफ द मास 70 kg। ठीक है, बोट का मास कितना है? 70 kg एंड लेंथ कितना है? 2 मीटर। वेन दे इंटरचेंज देयर पोजिशन, है ना, सॉरी, वेन दे इंटरचेंज देयर पोजिशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट विल बी। ठीक है, तो इसमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास बोट का, है ना, सिस्टम का नहीं, बोट का सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो अभी जो है ना, अभी अगर हम अभी देखें तो अगर ये बोट है, ठीक है, ये अगर ये बोट है जैसे मैंने ब्लू कलर से बनाया है, अगर ये बोट है, ठीक है, तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अभी कहाँ पे होगा? मिड में होगा, है ना, 2 मीटर का है तो कहीं यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो फिर द सेंटर ऑफ द मास बोट विल बी किधर शिफ्ट होगा, ये हमें बताना है। ठीक है,
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है ना, थोड़ा मोड़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास आता होगा, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इन पूरे जो है नाव और दोनों आदमी को, है ना, मैं मान ले रहा हूँ एक सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, पूरा एक सिस्टम है, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप तुरंत कर लोगे विदिन 30 सेकेंड, ठीक है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा इसमें कि कैसे करना है। अब देखो इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ए वाला पर्सन जो है ये बी के पोजीशन पे पहुंच गया और बी वाला ए के पास पहुंच गया, है ना। तो सिस्टम पे क्या है, एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि जीरो। जब भी किसी सिस्टम में जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसका सेंटर ऑफ मास जो है क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, है ना। या बोल सकते हो जो सेंटर ऑफ मास इनिशियल था, है ना, वही, सॉरी इसको मैं लिख रहा हूँ, जो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास पहले था, है ना, तो वही एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बाद में भी होगा। इनिशियल और फाइनल क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसका दोनों सेम होगा, है ना। जब ये पर्सन आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे तब भी इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो इसको देखो करने का जो नॉर्मल तरीका है वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं देखो कैसे करूँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे करेंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको कुछ बताना पड़ेगा, उसके लिए मैं नया पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए देखिए क्या है कि मैं पहले एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, सॉरी इसके लिए, हाँ। अब देखिए हुआ क्या है इस वाले में, ठीक है, एक क्या है, बोर्ड था, मैं बोर्ड बना ले रहा हूँ, है ना, और इस पे क्या थे, मास m1 और एक आदमी था ए एन बी, यही था ना, ए एन, अभी बी को भूल जाओ, सिर्फ ए को देखो, ठीक है। चलो बना ही देता हूँ मैं ए और बी। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक आपको इसके बराबर का क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो जब भी एफ एक्सटर्नल क्या हो, जीरो हो, एफ एक्सटर्नल जीरो का मतलब कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा हो सिस्टम का, तो उसमें देखो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि मान लो कि ये एक प्लैंक है ना, इस पर एक आदमी मूव कर रहा है, यहाँ नहीं बनाते इसको, सॉरी यहाँ नहीं बना करके यहाँ पे, पहले ये आदमी यहाँ था, है ना, और ये 1 मीटर का प्लैंक है, ठीक है। इसका मास 1 kg मान लेते हैं और आदमी का मास भी कितना है, चलो 5 kg मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बोले बताओ कि ये प्लैंक जब ये आदमी इस पे चलेगा तो ये प्लैंक कितना पीछे जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन है। अभी इसके दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, है ना, इन दोनों को मिला करके कुछ ही साइड होगा, है ना, यहाँ पे जहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ। जब ये आदमी इस एंड से ए वाले एंड से बी वाले एंड तक चला जाएगा तो इसमें बताना है, और नीचे जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस, है ना, म्यू की वैल्यू क्या है, 0, मतलब आसानी से मूव करेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब देखो क्या होगा कि जब ये आदमी इस प्लैंक पे मूव करेगा तो इमेजिन कर पा रहे हो, ये प्लैंक किधर जाएगा, पीछे के साइड, है ना। तुम इस पे आगे चलोगे तो ये प्लैंक किधर जाएगा, पीछे। तो ये प्लैंक पीछे कितना पीछे जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ से ये कितना प्लैंक पीछे जाएगा जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा प्लैंक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्स ऑफ प्लैंक, है ना, मतलब प्लैंक कितना शिफ्ट होगा, है ना, उसके लिए हम लोग लिखते हैं, देखो लिखने का तरीका क्या होता है कि मास ऑफ, देखो शिफ्टिंग किसका हम लोग निकाल रहे हैं, प्लैंक का, है ना, तो ऊपर मास किसका लेंगे, जो उस पे चल रहा होगा, है ना, जो काम कर रहा होगा, है ना, उसका मास लेंगे, तो मास ऑफ मैन और रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, टोटल सिस्टम के मास से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये क्या होता है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसपे एफ एक्सटर्नल 0 हो, है ना, तब हमें अगर शिफ्टिंग निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इससे आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा क्या, कि मान लो कि एक मास ये है और एक मास ये है ना। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, ठीक है ना, एक मास स्मॉल m है, एक कैपिटल M। तो इसमें आपको क्या निकालना है कि इस स्मॉल m से ये सेंटर ऑफ मास इसका, मान लेते हैं ये बाई है ना, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा, तो आप लिखते हो ना कि बाई सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ पे आएगा, तो जिस वाले मास से निकालना है उसके अपोजिट वाले मास को हम लोग ऊपर रखते हैं और रिलेटिव डिस्टेंस लेते हैं और फिर नीचे दोनों का मास आता है। उसी तरह से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला तो आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आए या ना आए, जब मैं इसको करूँगा तो ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ
कि चलो इसका मास कितना था 80 kg है ना, और इसका कितना था 50 kg, और बोट का मास कितना था 70 kg, ये था। अब देखो तीनों को मैंने एक सिस्टम माना है ना, 80 kg, 50 kg और 70 kg तीनों को मैंने एक सिस्टम माना है जिसपे एफ एक्सटर्नल क्या है 0 है। तो देखो ये बोट जो है, मान लो कि ये 1 मीटर का था, यहाँ पे 0 0 में मान रहे, तो यहाँ से ये कितना शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, ध्यान से देखना। अब मैं एक एक करके निकालूंगा कि एक की वजह से कितना, ये 80 kg की वजह से कितना शिफ्ट होगा और ये 50 kg की वजह से कितना शिफ्ट होगा, है ना। और फिर मैं फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो मान लो कि 80, मान क्या लो, देखो 80 kg वाला जो ब्लॉक है वो किधर जा रहा है, बी वाले के पास, है ना। ए वाला किसके पास जा रहा है, बी वाले के पास। तो अभी बी वाले को भूल जाओ। जब ए वाला जब ये इधर आगे जाएगा बी की तरफ, तो बोट किधर जाएगी, बोट किधर जाएगी, पीछे जाएगी ना। जैसे इस प्लैंक में तुम आगे जा रहे थे तो प्लैंक पीछे जा रहा था। तो ए वाले को देखो, तो ए वाले की वजह से क्या जाएगी, ब्लॉक कहाँ जाएगी, पीछे के साइड। मतलब कि अगर मैं आगे को +x मानूं तो पीछे को -x मानना पड़ेगा, है ना। तो जो x ऑफ बोट आएगा, ठीक है, आगे मैं निगेटिव साइन लगा रहा हूं, क्यों, पहले से ही मैंने डायरेक्शन को दे दिया है, ठीक है। एक्स ऑफ बोट शिफ्ट होगा, वो कितना होगा, तो मैंने अभी बताया है। इसको कैसे लिखेंगे, शिफ्टिंग किसका हो रहा है, बोट का। तो मास कितना, ऊपर जो मास आएगा वो किसका आएगा, मैन का, है ना। तो मास ऑफ मैन, है ना, और कितना डिस्टेंस चला ये 2 मीटर, और नीचे जो हमेशा आएगा, है ना, टोटल मास आएगा, मतलब कि 80 kg, ये तो इसका हुआ जो खुद चल रहा है, 50 kg जो दूसरा वाला आदमी है, और 70 kg जो कि बोट का है। तो ये जो -x डायरेक्शन में बोट मूव करेगी वो कितना करेगी, देखो मास कितना था 80 kg, है ना, और चला कितना 2 मीटर, और नीचे कितना आएगा 200, सबको ऐड करोगे। मतलब कि 80 kg अगर बी वाले के पास पहुंचेगा, है ना, ए वाला बी वाले के पास पहुंचेगा, तो ये कितना शिफ्ट होगा -x डायरेक्शन में 160/200। समझ में आया। मतलब कि तुम इस पे आगे जाओगे, बोट पे आगे जाओगे, है ना, तो बोट पीछे जाएगी, पानी में बोट है ना। अब देखो दूसरे वाले के लिए देखते हैं, फॉर, ये तो ए था, फॉर बी के लिए, अगर तुम बी के लिए देखोगे यहाँ से, है ना, सॉरी, फॉर बी के लिए अगर हम लोग देखें, फॉर बी, तो बी में क्या होगा, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। बी में क्या होगा, अब देखो बी में क्या होगा, देखो मैं फिर से बना रहा हूँ। ये आदमी यहाँ खड़ा था 50 kg का, था ना। अब देखो जब ये आदमी इधर जाएगा, है ना, ए वाले के पास जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बोट पीछे जाएगी। और इसमें बोट पीछे का मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा ना, ये आगे जाएगा, इधर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा। तो इसकी वजह से बोट कितना शिफ्ट होगा, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, x ऑफ बोट, है ना। अभी क्या होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना करेगा भाई, तो शिफ्टिंग किसका देख रहे हैं, बोट का। तो ऊपर मास किसका आएगा, मैन का, है ना। तो 50 kg मैन का मास था, और डिस्टेंस कितना चलेगा, ये भी 2 मीटर चलेगा। अपॉन नीचे तो किसका मास आएगा, पूरे सिस्टम का, है ना। तो पूरे सिस्टम का मास कितना था 200 kg। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा, है ना। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बोट कितना मूव करेगा, 100/200 मीटर। कुछ समझ में आया। अब देखो क्या हुआ है कि ए वाले की वजह से बोट -x डायरेक्शन में मूव किया है, और देखो ध्यान से देखना, इस वाले आदमी की वजह से बोट किधर मूव किया, इस डायरेक्शन में, है ना। और इस वाले आदमी की वजह से बोट किधर मूव किया, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ओवरऑल बोट के सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ होगा, है ना। देखो एक्चुअल में तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का जहां था वहीं रहेगा, लेकिन बोट का सेंटर ऑफ मास तो बदलेगा ना। देखो हर एक पर्सन का सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। जैसे ये 50 kg का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ पे था, इसी एक्सिस पे होगा। 80 kg वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहीं पे होगा। लेकिन जब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह बोट का भी सेंटर ऑफ मास बदलेगा, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, ठीक है। इसको जो दूसरा तरीका है करने का, अगर आप उससे करोगे, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन जल्दी इसी वाले मेथड से होगा, ठीक है। जल्दी कैसे करना है, सॉरी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें क्या करना है, फाइनल आंसर निकालना है ना। फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, तो एक्स फाइनल मतलब कि फाइनल कितना मूव हुआ होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ज़्यादा में से कम को। देखो ज़्यादा कौन सा है, -x डायरेक्शन में कितना है, 160/200। ये क्या था, -x डायरेक्शन में, इसमें से हम लोग 100/200 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60/200। अब डायरेक्शन देखो अपने हिसाब से लिखना। ये वाला जो डायरेक्शन किधर था, ये डायरेक्शन तो था -x एक्सिस में, और ये क्या था, +x एक्सिस में। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस लिख भी सकते हो या मन में अज्यूम कर सकते हो, है ना, 60/200 मीटर।
इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 60/200 इंटू 100 का सेंटीमीटर। ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ 30 सेंटीमीटर किधर, राइट की लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड -x डायरेक्शन में, है ना। तो हमारा आंसर जो है, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें कि जो बोट है वो बोट किधर मूव करेगी 30 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ। इस वाले क्वेश्चन से मैंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वाले शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करना आपके मॉड्यूल वगैरह में या आपके सर के नोट्स में जो क्वेश्चन होंगे, है ना, उसको एक बार जाके देखना और ट्राई करना इस वाले शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से करने का। चलिए ठीक है, 1 नंबर हो गया। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, इन द केस ऑफ द बुलेट फायर फ्रॉम द गन। अब देखो जब भी बुलेट और गन वाला सिस्टम होता है तो उसमें दिमाग में एक बात चलते रहना चाहिए, क्या कि जब भी बुलेट फायर होगा गन से तो क्या होगा कि एफ एक्सटर्नल क्या है, इसमें भी एफ एक्सटर्नल क्या है 0। एफ एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लग रहा है ना, तो मोमेंटम क्या होगा कंजर्व, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब P इनिशियल बराबर P फाइनल, है ना। तो द टोटल द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन एंड बुलेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द बुलेट एंड गन। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो ये इसमें कैसे बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ। देखो मोमेंटम कंजर्व है ना, तो देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है P²/2m, इसका मॉडिफिकेशन है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से तुम देखोगे मोमेंट P² तो सेम रहेगा ना, बदलेगा तो है नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन G लिख रहा हूँ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट अगर तुम लिखोगे इसको स्मॉल b लिख रहा हूँ तो क्या आएगा, मास ऑफ, नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ना, मास ऑफ गन अपॉन मास ऑफ बुलेट, है ना, उल्टा आएगा। तो यही पहला स्टेटमेंट हमारा यही है ना, कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, क्योंकि क्या था, मोमेंटम कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एसर्शन रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 3 क्या है, अ प्रोजेक्टाइल मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रोजेक्टाइल थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, ठीक है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल आप देखते हो या किया होगा, आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, ठीक है, ये अगर पार्टिकल ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे की तो क्या होगा, उसका वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 0। सिर्फ किस डायरेक्शन में वेलोसिटी बचता है, ux, है ना, वो कितना दिया हुआ है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। हाईएस्ट पॉइंट पे तो यही होगा ना, वर्टिकल तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं बाई डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, एक्स डायरेक्शन में। अब जो भी मास होगा वो 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो, किसकी वजह से, ड्यू टू एन इंटरनल एक्सप्लेनेशन, अपने खुद की वजह से ब्रेक हुआ, इंटरनल एनर्जी की वजह से ब्रेक हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्ट जो था वो कहाँ गया, वर्टिकली अपर, मतलब वर्टिकली कहाँ गया, ऊपर 30 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो एक जो पार्ट था, एक मास था, वो कहाँ गया, ऊपर 30 मीटर पर सेकेंड से, विथ रिस्पेक्ट टू, कहा किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देन द अदर पार्ट विल मूव विद द स्पीड, दूसरे पार्ट का हमें स्पीड बताना है। अब देखो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे ना, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या मान रहा हूँ, देखो सुविधा के लिए मैं क्या मान रहा हूँ कि यहाँ पे जो मास था उसका टोटल मास कितना था 2m। देखो 2m मैंने क्यों माना है, क्योंकि हमें पता है बाद में इसको क्या करना है, इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है, तो इसलिए मैंने क्या मान लिया है 2m, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि ये 2m था। अब ये जब ब्रेक हुआ होगा तो एक का मास क्या होगा m, और दूसरे का भी मास, मैं दूसरा इधर बना रहा हूँ, दूसरे का भी मास क्या होगा m होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इन मोमेंटम कंजर्वेशन हमें लगाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं नया पेज पे चलता हूँ और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आराम से, ठीक है। देखो क्या हुआ कि P इनिशियल बराबर P फाइनल, यही हमें करना है, बस यही करना है। लेकिन बहुत क्या होता है कि
शुरू शुरू में जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो ये भी नहीं लगा पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पी इनिशियल कौन सा है, पी फाइनल कब लगाना है। तो देखो जो पी इनिशियल वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, जस्ट बिफोर जब वो ब्रेक हुआ है ना, या एक्सप्लोजन बोल सकते हो बम के केस में, है ना, जैसे इंटरनल एक्सप्लोजन है ना, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन हमें वहीं पे लगाना है, ठीक है। एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन जो है ना, जब बम फूटा होगा उससे जस्ट पहले उसका मोमेंटम कितना था, तो आपको पता है उससे जस्ट पहले मोमेंटम कितना था, मास कितना था उसका, मोमेंटम बराबर एम भी, मास कितना था 2 × m, और वेलोसिटी कितनी थी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में थी ना, कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि एक्स डायरेक्शन में, तो 20 का क्या होगा आई कैप, ux था ना उसके पास 20 का आई कैप, ये हमारा क्या हुआ इनिशियल। फाइनल क्या होगा, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, बम फूटने के जस्ट बाद, तो क्या हुआ, एक हमें दिया हुआ है 2 पार्ट में बटा, एक का मास क्या था m था, जो कि कहाँ गया, ऊपर गया, तो ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो दूसरा पार्ट है उसको किधर जाएगा, ठीक है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी का जो मास बचा हुआ m और उसकी वेलोसिटी मैंने v मान ली, हमें नहीं पता उसकी वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन में गया होगा, वही निकालना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मास तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और इस वाले से हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हमारा आ जाएगा क्या 40 आई कैप, है ना, सॉरी 40 आई कैप माइनस का 30 जे कैप, दिख रहा है आपको, यही आएगा ना। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ स्केलर फॉर्म में लिखूंगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेक्टर में, आपको पता होगा पढ़ा होगा, है ना, वेक्टर फॉर्म को हटाने के लिए स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूंगा आई कैप जे कैप को, तो जब इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये लगभग 25,000 आएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना, वो कितना आएगा हमारा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हो ना, तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट हम 50 सेंटीमीटर टिक कर देंगे, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4 नंबर, पढ़िए आप लोग। चौथा नंबर क्या है, 4th क्या है, अ बॉडी, क्या है धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ द मास 1 kg, इसका मास पहले से दिया हुआ 1 kg, इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट पे था, ये भी देखो एक भी एक्सप्लोड हुआ है ना, मतलब फिर से वही कहानी होगा। एंड ब्रेक इनटू 3 सेगमेंट, पहले तो 2 में टूटा था, ये 3 सेगमेंट में टूटा है, जिसका मासेस का रेशियो कितना है 1:3, ठीक है। तो 2 पीस ऑफ द इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, है ना, 2 जो है आपस में परपेंडिकुलर गए हैं, है ना, जिसकी स्पीड कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट, अब देखो जो इक्वल था, है ना, एक और एक इक्वल है, उसका स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकेंड, और दोनों आपस में कैसे गए परपेंडिकुलर, तो हमें बताना है कि तीसरे का स्पीड कितना हुआ होगा, है ना। देखो इसको जब आप करोगे ना तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, है ना, थोड़ा सा डायग्राम बना लेना। अब देखो पहली बात तो क्या है, ये 1 kg का ब्लॉक था, ये कितने पार्ट में टूटा है, 3 पार्ट में टूटा है ना, 1:3, तो जो इसका मासेस कितने आएंगे 1 kg को, अगर तुम कितने पार्ट में ब्रेक किए हो, 3 पार्ट में, रेशियो क्या आएगा हमारा 1/, अगर मान लो इसको m मानोगे, है ना, चलो हम पहले इसको 1 kg को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में करोगे, जिसका रेशियो क्या होना चाहिए 1:3 होना चाहिए, तो कितना आएगा तुम्हारा m/5 और m/5 और क्या आएगा 3m/5, है ना, तो ये आएगा तुम्हारा। अब क्या है देखो, अब देखो क्या है, मैं यहीं पे कर दूंगा इसको, ये वाला पार्टिकल कहाँ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी कहाँ गया 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब इसमें भी क्या लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, कहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन, जस्ट बिफोर, मतलब फूटने से जस्ट पहले और फूटने के जस्ट बाद। देखो पी इनिशियल में कैसे लिखूंगा, टोटल मास क्या था m, है ना, 1 kg है, ठीक है, मैं बाद में m को रिप्लेस कर दूंगा 1 kg से, देखते रहना, ठीक है ना, मैं m को क्या मान रहा हूँ टोटल मास, ठीक है, बाद में उसको हम लोग 1 kg से रिप्लेस कर देंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब कि इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, फूटने से जस्ट पहले,
बाद में क्या होगा उसको मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। एक जो मास टूटा वो कि इक्वल m/5 है ना, उसके वेलोसिटी कितनी थी 15। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे गया होगा, एक आई कैप में एक जे कैप में। कोई जरूरी नहीं कि तुम आई कैप जे कैप मानो, आई कैप के कैप भी मान सकते हो, जे कैप के कैप भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन सुविधा के लिए हम लोग, सुविधा क्या हमेशा यही मानते हैं, आसान होता है जे कैप। तो मैं मान लिया कि एक अगर आई कैप में गया होगा तो दूसरा कहाँ गया होगा, जे कैप में गया होगा ना। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे कैप में गया। और तीसरे का मास कितना है 3m/5 है ना, उसकी हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो इसको हमें जो हमारा आंसर है वो स्केलर फॉर्म में है ना, ठीक है। तो फिर से हम वही करेंगे, ये क्या हो जाएगा, आप ये तो फाइनली क्या हो गया 0। तो देखो m तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, m ले ये m ले या कुछ ले, है ना। तो हमारा यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगा 3/5v बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस लग जाएगा 15/5 आई कैप है ना, और प्लस 15 ये भी है ना 15/5 जे कैप। अब देखो इसको स्केलर फॉर्म में करने के लिए फिर से स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, है ना, वेलोसिटी निकालने के लिए, स्केलर फॉर्म में करने के लिए। जब तुम इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे, मैं थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, फिर से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वही 15/5 तो ही आएगा ना, स्क्वायर करके रूट करोगे तो वैल्यू तो यही आएगी 15/5 है ना। और इधर कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3/5 इधर मल्टीप्लाई है ना। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लेना, स्क्वायर करके ऐड करके सॉल्व करोगे तो है ना, तुम्हारा फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, मैंने पूरा कर दिया है, बस तुमको स्क्वायर करके ऐड करके वैल्यू निकालना है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। करके देखना एक बार, आ जाएगा, सिंपल वेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 5 नंबर। फाइव नंबर क्या है, अ बुलेट ऑफ द मास, एक बुलेट है, ठीक है, जिसकी मास कितनी है, 5 नंबर क्या है, अ बुलेट ऑफ द मास 0.1 kg, ठीक है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक एंड पासेस हॉरिजॉन्टली थ्रू ए ब्लॉक ऑफ द मास 2 kg। अब देखो डायग्राम यहाँ इधर इसका है, ठीक है। मान लेते कि एक बुलेट है, ये बुलेट होगा, ठीक है, इससे 500 से जा रहा था, ये टकराया, एक 500 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, टकराया इस वाले ब्लॉक से और निकल गया, है ना, स्ट्रिंग। और ये रस्सी से एक बंधा था जिसका लेंथ कितना था, ये जो रस्सी है इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, है ना। अब क्या हुआ कि द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक फाउंड टू बी द राइज वर्टिकली एट द डिस्टेंस 0.1 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास ही तुम मानो इसको, ये कितना ऊपर गया है, ये जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है 0.1 मीटर। इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.1 मीटर। तो बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्ज थ्रू द ब्लॉक। अब देखो यहाँ बुलेट इंटर की होगी, है ना, यहाँ बुलेट इंटर की कितने से 500 मीटर पर सेकेंड से, कितने से इंटर की 500 मीटर पर सेकेंड से। तो जब बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगा, है ना, उसके बाद तो बुलेट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना, बुलेट तो बाहर आ जाएगा। जब बुलेट बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। देखो ये क्या हुआ कि ये बुलेट जो है, बुलेट तो और छोटा रहना चाहिए ना यार, इतना बड़ा कैसे रहेगा ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। बुलेट को मैं लो छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। ये बुलेट इससे टकराया और क्या हुआ, बुलेट बाहर आ गया। क्या हुआ, बुलेट बाहर आ गया, है ना। तो क्या होगा, देखो जब ये बुलेट इससे टकराएगा तो इसके पास क्या है, मोमेंटम, अपना मोमेंटम इसको दे देगा। और ये ब्लॉक जो है ये ऊपर चला गया, कुछ ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया 0.1 मीटर। और यहाँ पे जाके क्या होगा, ये रुक जाएगा। तो हमें बताना है कि जब ये ब्लॉक इसको छेद करके निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो इसमें भी क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके हम क्या करेंगे कि हम अपना वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। लेकिन करना कैसे है, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। ये क्वेश्चन शायद नीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, ठीक है, शायद 2016 या 2017 में आया हुआ था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसका ध्यान रखना है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो बुलेट है ना, जाके टकराया और ये वी वेलोसिटी से निकल गया, यही वेलोसिटी हमें बताना है। तो इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी क्या हुआ है कि एफ एक्सटर्नल तो जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है ना, तो मोमेंटम तो हम कंजर्व कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। अब देखो कराना कैसे है, अभी मैंने बताया कि मोमेंटम कंजर्व कहाँ पे कराना है, तो जस्ट इससे टकराने से पहले और टकराने के बाद यहीं पे हमें मोमेंटम कंजर्व करना है ना। देखो तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, यही लिखेंगे ना, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए।
तो देखो पी इनिशियल कितना था बुलेट का, पी इनिशियल तो इनिशियली क्या था, बुलेट ही मूव कर रहा था ना, ये ब्लॉक तो रेस्ट पे था, है ना। तो बुलेट का मास कितना है देख लेते हैं एक बार, कितना है बुलेट का मास। बुलेट का मास है 0.1 kg, है ना। बुलेट का मास कितना है 0.1 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड। चलो रेट से देख लेते हैं, ठीक है। तो पी इनिशियल तो कितना हो गया 500 मीटर पर सेकेंड एम इंटू वी से, और इसका मास कितना है 0.01 kg। तो इससे हमारा कितना आएगा, देखो 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, देखो फाइनल में क्या हुआ है कि फाइनल में ये तो ब्लॉक भी मूव कर रहा है ना, जिससे टकराया वो ब्लॉक भी ऊपर गया है, और ये बुलेट की भी कुछ स्पीड है ना। तो फाइनल के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि ब्लॉक का मास ऑफ ब्लॉक, है ना, और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट एंड, अच्छा बुलेट दोनों बी हो गया ना, तो हम इसको बुलेट को मैं स्मॉल एम मान रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो बुलेट का मास स्मॉल एम जो 0.01 kg है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना, BULLET लिख देता हूँ मैं, बुलेट ही लिख देता हूँ। तो देखो अब इसमें दिक्कत क्या है, हमें ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है ना, ये वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक हमें नहीं पता है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक कितना ऊपर गया है 0.1 मीटर ऊपर गया है, यहाँ से यहाँ गया है ना, ये यहाँ से यहाँ गया है, तो यहाँ पे जाके तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इसका, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो √2gh से, है ना। तो ये वेलोसिटी कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना होगा √2gh, है ना। 2g की वैल्यू 9.1 लोगे, और h कितना आया 0.1 मीटर, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 1.4 मीटर पर सेकेंड किसका, ब्लॉक का वेलोसिटी आ गया, है ना। हमें मास ब्लॉक का पता है, कितने केजी का ब्लॉक था ये, 5 kg का, शायद आई थिंक 5 kg का था, नहीं 2 kg का था। मास कितने का था 2 kg का था। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो इस नए वाले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना आया 5 kg पर मीटर, 5 kg, है ना, मीटर पर सेकेंड, यही था ना। और फाइनल कितना आया, मास ऑफ द ब्लॉक कितना था 2 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी आई 1.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। और प्लस क्या होगा मास ऑफ बुलेट कितना है 0.01 kg एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हमें यही निकालना है। अब इसी को बस सॉल्व करना है। अब देखो जिसको ये समझ में नहीं आया है कि 1.4 कहाँ से आया, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो हुआ क्या है कि ये जो रस्सी से लटका हुआ ब्लॉक था, है ना, 2 kg का, इसमें जब बुलेट आके टकराया तो ये कहीं ऊपर जाके यहाँ पे रुक गया, मतलब कि h डिस्टेंस ये ऊपर गया है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ होगी टकराने के बाद, है ना, तभी तो ये ऊपर गया, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज किया कौन सा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v² बराबर u² प्लस 2gh, यहाँ से मैंने निकाला है। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा √2gh से, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट बस निकालना है। अब देखो ये कितना होगा 2.8 होगा, है ना, ये कितना होगा 2.8 होगा। तो 5 - 2.8 बराबर 0.01 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 - 2.8 ना, तो ये बचेगा कितना 2.2 बराबर 0.01 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। और तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आ जाएगा, बुलेट कितनी स्पीड से निकलेगा टकराने के बाद, तो 2.2 डिवाइडेड बाय 0.01 मतलब कि 220 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, दोबारा से आ सकता है, बस इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 वाला क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 6 में। क्या है 2 kg and 3 kg block are the placed on the smooth horizontal surface and connected by a spring which is unstretched initially। इनिशियली क्या है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, मतलब अपने नेचुरल पोजीशन पे होगा स्प्रिंग, है ना। द ब्लॉक आर द इम्पार्टेड वेलोसिटी एज द शो इन द फिगर। जो 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक है उसको वेलोसिटी दी गई है ना v0 और 4v0। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग कितना होगा इसके सब्सिक्वेंट मोशन के बाद। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, है ना, ठीक है। तो इसमें हमें देखो अभी एक्सटर्नल फोर्स तो इसमें कोई है नहीं, एजेंट तो कोई काम कर नहीं रहा है ना, मतलब हम इसमें क्या लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है,
तो हम इसमें क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना आता, ध्यान से देखिएगा, है ना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करके जीरो करते हैं। इसके लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, यू इनिशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल, है ना, बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का सम, है ना, ये होता है। अब हमें बस इसी को अच्छे से लिखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इनिशियली क्या था, स्प्रिंग में कोई खिंचाव या स्ट्रेच नहीं था, है ना, स्प्रिंग अभी एक्सटेंशन नहीं हुआ है, मतलब कि उसमें क्या था, कोई भी एक्सटेंशन नहीं था, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग से ही आएगी, है ना। तो यहाँ पे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या था, इसका जीरो था। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है कि 2 kg का ब्लॉक कितने से मूव कर रहा है, 4 V0 से, और 3 kg का ब्लॉक कितने से मूव कर रहा है, V0 से। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दोनों को मिला के लिखना होगा ना, मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², मास कितना है 2 kg वाले ब्लॉक का 2, और वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16 V0 का होल स्क्वायर, प्लस 3 kg वाले के लिए लिखेंगे सेम, हाफ मास कितना है 3 एंड V0 का स्क्वायर तो V ही है ना। तो ये तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल तो क्या था, जीरो, मैं इधर जीरो लिख भी देता हूँ। बाद में जो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना होगा, वो हमें निकालना है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी कितना फाइनल होगा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हुआ क्या है कि ये जो सिस्टम है ना, देखो इसको इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे, है ना, तो खींचने के बाद है ना क्या होगा कि बाद में क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, हम क्या करेंगे, एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमें तो पता नहीं कि फाइनल कितने वेलोसिटी से जा रहा होंगे दोनों, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, और दोनों को सिस्टम मान के, मतलब 3 kg और 2 kg को मैंने क्या किया, इन सबको एक सिस्टम मान के मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, और हम क्या करेंगे कि हाफ mv² कर देंगे, तो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अब देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे कितनी होगी, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1 प्लस m2, इतना तो आपको आना चाहिए। अब देखो m1v1, देखो अब ये कितना होगा, m1v1 कितना होगा, मास कितना है 2 kg का, वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे -4 v0, है ना, डायरेक्शन के साथ लेना है ना। तो ये तो हमारा हो गया m1v1 प्लस m2v2 कितना होगा, मास है 3 kg का, वेलोसिटी कितनी है v0, और ये प्लस का होगा, अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 3 और 2 5 kg, है ना। तो यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो कितना आएगा, ये देखो 8 हो जाएगा, और ये 8 और ये प्लस का 3, है ना, माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 v0 अपॉन 5, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी आ जाएगा माइनस का v0, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, माइनस का v0। तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे लिख लेंगे, हाफ मास तो सिस्टम का कितना हो गया 5, है ना, और वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो v0 का स्क्वायर, तो v0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से u फाइनल जब तुम लिखोगे, है ना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना 15 v0 का होल स्क्वायर, ठीक है, करके देख लेना, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 15 v0 का होल स्क्वायर। अरे यार सॉरी, क्या हो जा रहा है, v0 कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना आएगा, u फाइनल कितना आएगा 15 v0 का होल स्क्वायर, ठीक है, करके देखना। चलिए तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर। अब देखो 7 नंबर के लिए मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा, इसी से 7 नंबर का जो मैं बताऊंगा इसी से तो हमारा 8 नंबर भी होगा, और शायद आगे भी 1-2 क्वेश्चन है जो कि मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसी से होगा, है ना। तो ध्यान से देखना 7 नंबर को मैं कैसे करता हूँ। 7 नंबर में क्या है, देखो 7 नंबर में है एक बॉल है, और बॉल स्ट्राइक स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट द एंगल 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे आके टकराया है वर्टिकली से। तो व्हाट कैन नॉट बी द पॉसिबल एंगल इफ द वेलोसिटी विद द वर्टिकल आफ्टर द कोलिजन, कौन सा एंगल पॉसिबल नहीं है, टकराने के बाद कौन सा एंगल पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो कोलिजन में, है ना, जब वर्टिकल कोलिजन होता है किसी एंगल पे, तो अगर होता कैसे मैं बता देता हूँ। देखो अगर ये अगर मैं इसको वो मान रहा हूँ, ठीक है, अर्थ मान रहा हूँ, है ना, यहाँ से कोई यहाँ पे वर्टिकल मैंने खींच दिया, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर इसके। अब मान लो कि ये बॉल था, ठीक है, ये बॉल था, ये क्या था v वेलोसिटी से आया, है ना, यहाँ पे टकराया एंगल थीटा पे टकराया, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v थी। अब देखो इसमें जो वेलोसिटी v है इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये v वेलोसिटी से आ रहा है ना, तो एक इसका x में वेलोसिटी होगा और ये इसका y में vx और vy होगा, ठीक है।
अगर ये v है ना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v बाई, और v cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू एक्स, है ना, यही होगा ना। जब ये इस टकराएगा, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये सेम एंगल पे वापस नहीं जाता है, ये कुछ दूसरे एंगल पे वापस जाता है ना, v वेलोसिटी से ये वापस जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, है ना, ये हमें बताना है। ये एंगल थीटा डैश कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी है इसमें भी दो कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। अब देखो होता क्या है कि जब तुम ये करोगे, है ना, तो काइनेमेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि अगर एक कॉन्सेप्ट और मैं बता रहा हूँ कि अगर ये बॉल है ना, ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ये जमीन पे टकराया तो ये रिबाउंस करता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है ना, तो कितने से रिबाउंस करेगा, e इंटू वी टाइम्स। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, e इंटू वी हो जाती है। उसी का हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जो टैन थीटा है ना, अब देखो कौन सा वेलोसिटी इसमें चेंज होगा, एक्स वाला कि वाई वाला, है ना। तो टकरा कौन सा रहा है, वी वाई, है ना। तो वी वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, वी वाई, है ना। तो वेलोसिटी बाई डायरेक्शन वाला चेंज होगा, इस डायरेक्शन वाला तो सेम ही रहेगा, है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये जो टैन थीटा आएगा इसमें एक रिलेशन होता है, टैन थीटा डैश बराबर ये जो थीटा डैश होता है वो क्या होता है, ये जो थीटा डैश होता है वो कितने टाइम हो जाता है, 1/e इंटू टैन थीटा, है ना। ये डिवाइड हो जाता है e से, टैन थीटा मतलब कि टैन थीटा डैश कितने टाइम्स हो जाता है, e 1/e इंटू टैन थीटा, ठीक है। मतलब कि अब देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हमें क्या निकालना है, थीटा में रिलेशन निकालना है ना। तो ये जो थीटा है ये क्या है, इनिशियल थीटा, है ना। अब ये क्या है, फाइनल थीटा। तो ये जो फाइनल थीटा की वैल्यू आएगी, अब देखो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा अपॉन ई, है ना। और देखो ई की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम होगा ना, ई की वैल्यू 1 से कम होगा। जब ये वैल्यू 1 से कम होगा तो टैन थीटा ज्यादा होगा कि कम, तो हमेशा ही क्या होगा, टैन थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, थीटा से, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर ई का वैल्यू तुम देखो 1 से कम मान लो 1/2 तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से कम 1/3 तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, जो थीटा डैश टकराने के बाद का जो एंगल होता है हमेशा ज्यादा होगा किससे, टकराने से पहले वाले एंगल से, है ना। तो इस हिसाब से देखो टकराने से पहले वाला एंगल क्या था, 45 डिग्री। टकराने के बाद क्या एंगल होगा, हमेशा 45 डिग्री से ज्यादा होगा, 45 डिग्री से कम पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। कभी भी टकराने के बाद जो एंगल है वो बढ़ता नहीं है, सॉरी बढ़ता है, घट नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये बार बार आएगा, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन तो बार बार आपको टेस्ट में मिलेगा। मैंने बता दिया है कि क्या रिलेशन होता है, टैन थीटा डैश बराबर 1/e इंटू टैन थीटा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा नहीं मतलब भयंकर ही कंसेप्चुअल है। देखो मैं इसको कैसे करूंगा 8 नंबर वाले को। 8 नंबर जो है उसमें आपको कोलिजन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा। अब देखो 8 नंबर क्या है, ग्राफ ऑफ द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट एंड टाइम टी। दो ग्राफ दिया हुआ जिसमें हम लोग को बताया गया है कि फोर्स और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज एज शो इन द फिगर। मतलब कि मान लेते हैं कि एक m मास का पार्टिकल था, दूसरा m मास का पार्टिकल से जाके टकराया, उसका हमें ग्राफ दिया गया है। तो हमें बताना है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ग्राफ को e की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो e का जो फॉर्मूला होता है ना, बेसिक फॉर्मूला e का होता है, e बराबर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी टकराने की बात की, ये जो v है क्या है, टकराने की बाद की वेलोसिटी। अगर मैं इसको m1 और इसको m2 मानूं, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होगी, m1 की मैं अगर v1 मानूं तो m2 की क्या होगी, v2, है ना, टकराने की बाद की वेलोसिटी। तो ये कितना होता है, e का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, v2 माइनस v1 अपॉन इनिशियल वेलोसिटी u1 माइनस u2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो आप बेकार हो फिर तो कर ही नहीं पाओगे। बेसिक सा फॉर्मूला है, कैसा ध्यान रखना है, ऊपर क्या होता है v2 माइनस v1 और नीचे क्या होता है u1 माइनस u2, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो कहीं हमें करेंगे क्या इस फॉर्मूले का, कहीं तो हमें दिख ही नहीं रहा है ना, कि v तो है ही नहीं, कहीं फोर्स और टाइम का रिलेशन है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो फोर्स और टाइम का रिलेशन है इससे क्या मिलेगा हमको
तो देखो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। यही होता है ना, इम्पल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होता है, एफ इंटू टी। तो टकराया कहाँ होगा, जस्ट यहाँ पे, है ना। तो इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद का जो मोमेंटम होगा, अगर वो हमें पता चल जाए, टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद का अगर हम लोग मोमेंटम पता चल जाए, तो देखो कुछ आ जाएगा क्या, देख ध्यान से देखना। अब देखो टकराने के जस्ट पहले मोमेंटम कितना होगा, वो तो हमें यहां से मिलेगा, है ना, इस वाले एरिया से, है ना, एरिया एफ डॉट टी एरिया ही है, तो इसका कौन सा मोमेंटम होगा, टकराने के जस्ट पहले, है ना। और ये जो एरिया है जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है, ये क्या होगा, टकराने के जस्ट बाद। तो एफ इंटू टी चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में अभी तो नहीं लिख रहा हूँ, देखो मिलेगा क्या, मैं बता दे रहा हूँ। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास ऊपर भी आएगा, मास नीचे भी आ जाएगा, है ना, और v2 माइनस v1 आएगा तो मास कैंसिल हो जाएगा, तो हमें e की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमें v2 माइनस v1 चाहिए, है ना, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 0.64, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 0.36, यही होगा ना। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल, पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम, एक इसको लिख सकता हूँ मैं v2 माइनस v1 बाद में, और इनिशियल क्या होगा एम, एम क्या हो जाएगा u2 माइनस u1। थोड़ा सा साइन उल्टा पुल्टा आएगा, उसका ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बेसिकली यही फॉर्मूला आ जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर कितना आ जाएगा 0.36 बाद का, और पहले का कितना है 0.64, है ना। तो इसका रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा 8 नंबर था ना, 8 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, है ना, 0.56। 0.56 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था, इसको कैसे करना था मैंने बता दी। चलिए इसके बाद चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर जो हमारा 9 नंबर इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा है क्वेश्चन, हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर में क्या करना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम विथ रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हमें बस मैच करना है, बहुत सा इजी क्वेश्चन है। पहला वाला क्या, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ कितना है r। तो आपको पता है अगर ये यूनिफॉर्म है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी r/2। ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना, कि यूनिफॉर्म रॉड है तो उसके बीच सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में। अब देखो a का क्या हो गया q, है ना, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही हट गया, है ना। b का निकालना है। अब b क्या है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, जिसका रेडियस क्या है r। और आपको पता है कि जो रिंग होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, अगर ये रिंग है ना, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। देखो ये रिंग और एक डिस्क दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। ये रिंग है और ये डिस्क है, तो डिस्क में तो क्या होगा, पूरे में मास होगा, है ना, और रिंग पे क्या होगा, सिर्फ पेरीफेरी पे इसके मास होगा, सरकमफेरेंस पे मास होगा, है ना। तो जो रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है, हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो क्या होता है 2r/पाई। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा 2r/पाई पे। और अगर तुम इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा हमारा 4r/3 पाई। ये होता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कितना हो जाएगा 2r/पाई। मतलब कि b का क्या हो जाएगा आंसर s, है ना, b का क्या हो जाएगा s। और c का कितना होगा, और डिस्क का मैंने अभी इसको शॉर्ट ट्रिक बताया कितना, रिंग वाले में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2r/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4r/3, है ना। तो सी का क्या हो जाएगा r, ठीक है, सी का r। और ये यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितने पे होता है 3r/8, है ना। तो कितने पे होगा 3r/8। तो याद ही करना है, सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन था। तो हमारा 9 का आंसर क्या आ जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये जनरली किसी मॉड्यूल वगैरह में तो नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, रिवीजन के पर्पज से भी, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो। तो आपने जो सिंपल सा क्वेश्चन किया होगा, इससे करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अगर देखो आपने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। देखो मैं बता रहा हूँ कि एक मान लो कि एक डिस्क था, उसमें से मैंने क्या किया है कि कहीं से, है ना, मान लो कि ये रेडियस आर था, मैंने कहीं से भी, है ना, एक क्या किया कि स्मॉल पार्ट इसका r/2 या r/3 क्या कर दिया, काट के निकाल लिया, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। तो आप जैसे भी करते हो उसी सेम तरीके से इसको भी करना, है ना। या मैं कैसे करता हूँ मैं बता देता हूँ। देखो इस वाले के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, अगर इसका मास कैपिटल M था, है ना, और ये जो मैंने रिमूव किया, मान लो कि इसका मास m/8 था, है ना, और इसकी रेडियस कितनी थी, r/2 पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हमें लिखना है कितना शिफ्ट हुआ, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या नॉर्मल है, कैसे लिखता हूँ मैं, एक सेंटर ऑफ मास शिफ्टिंग का कितना होगा। तो देखो इसका कितना होगा, इसको कैसे लिखूंगा। तो देखो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ये लिखते हो ना। तो इसको मैं इस वाले पूरे सिस्टम को मैं कैसे लिख सकता हूँ एक अलग तरीके से। देखो m मास तो था ओरिजिनल का, मैंने हटाया कितना है, तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। मैंने रिमूव कितना किया है m/8 को, तो मैं माइनस का m/8 लिख सकता हूँ ना। ओवरऑल तो ये इसमें से माइनस ही होगा, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं एक सेंटर ऑफ मास कैसे लिखूंगा, कैपिटल M का जो सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ पे था, इसके बीच में। इसको कोऑर्डिनेट को मैं 0 0 मान रहा हूँ, इसके सेंटर को, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, 0 पे, प्लस रिमूव तुम कितना किए हो उसको ऐड कर दो, है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, -m/8, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, r/2 पे। यहाँ से मान लो r/2 से डिस्टेंस रिमूव किए, और नीचे आएगा टोटल मास, और टोटल मास कितना होगा, कैपिटल M प्लस माइनस का m/8। तो ऐसे करके मैं लिखता हूँ, है ना। उसी तरीके से मैं ऐसे करने वाला हूँ, बाकी आप जैसे करते हो वैसे ही करना, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब देखो इसमें हमें सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट कट आउट हुआ है, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस सर्कुलर प्लेट का, कौन सा प्लेट है, डिस्क है ना, तो डिस्क में तो क्या होगा, डिस्क का मास कैसे होगा, एरिया इनटू थिकनेस, है ना। तो ये अगर सर्कल है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, πr², और इसका कुछ थिकनेस होगा t मान लेता है, ठीक है, जगह डी, टी या डी मान लो, है ना। थिकनेस कुछ ये मोटा भी तो होगा, है ना, तो ये कुछ मोटा होगा, है ना, डी थिकनेस में मान लिया। अब इसमें से एक ट्रायंगल को कट करके निकालेंगे तो इसका कुछ मास भी जाएगा, कितना मास होगा उस ट्रायंगल का पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इनटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी अगर डी माने तो उसका मास कैसे निकालेंगे। देखो ये पूरे सर्कल का मास कितना है, तो πr², ठीक है, एरिया इनटू थिकनेस, है ना। इसका मास कितना है, डेंसिटी डी रो मान लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना है, πr² इंटू डी, है ना, और इसकी डेंसिटी मैं रो मान ले रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा मास, इसको मैं m मान ले रहा हूँ पूरे। तो इस पूरे का मास अगर m है ना, तो यूनिट का मास कितना होगा, m अपॉन समथिंग, m अपॉन यही πr² डी इंटू रो। ये यूनिटरी मेथड से मैं पहले ट्रायंगुलर प्लेट का मास निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का प्लेट का एरिया कितना होगा, अब देखो ट्रायंगल प्लेट का एरिया कितना होगा। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो करोगे तो हाफ बेस तो इसका कितना होगा, 2r, है ना। ये रेडियस r है, 0 से ये अगर ये r है तो ये भी r होगा, है ना। और ये हाइट कितनी होगी, अब देखो एंगल ये 45 डिग्री है ना। तो ये r है तो ये भी r है, और ये कितना होगा, √2 इंटू r, है ना, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। तो बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, r, तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, r², ठीक है। तो r² इंटू थिकनेस दी, और डेंसिटी तो बदलेगी नहीं, रो, इसका मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा m πr² रो डी इंटू, इसको मल्टीप्लाई करोगे r² रो इंटू डी। तो यहाँ से जो तुम्हारा मास आ जाएगा m डैश कितना आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, रो डी भी कैंसिल हो जाएगा और r² भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कैपिटल M अपॉन पाई। मतलब कि जो ट्रायंगल का मास आया वो कितना आया, m अपॉन पाई। समझ में आया कुछ। अब मैं सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे करना है, इसलिए चलो ठीक है, मिटाते नहीं है ना। तो हमें क्या मिल गया, मास मिल गया, मास मिल गया ट्रायंगुलर प्लेट का। अब देखो यूनिटरी मेथड से हमें मास मिल गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो मैं जब इस बचे हुए पार्ट का, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका मैं मास कैसे लिख सकता हूँ। देखो टोटल मास कितना था इसका, कैपिटल M, है ना, उसमें से मैंने क्या किया है,
प्लस करके मैं लिख सकता हूँ ना, उसमें से मैंने क्या किया, -m/π को मैंने निकाल लिया है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ओवरऑल तो बचा हुआ मास मेरा मिल जाएगा, ठीक है। और जब मैं x सेंटर ऑफ मास शिफ्टिंग का लिखूंगा, तो मैंने अभी करके बताया कि कैसे लिखते हैं। तो देखो इस वाले मास को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो कैपिटल M था ओरिजिनल वाला, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, सेंटर पे मान लेते हैं, तो सेंटर को मैंने कोऑर्डिनेट 0 0 माना है, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ पे, प्लस और माइनस का m/π, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो जो ट्रायंगुलर प्लेट होता है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो ट्रायंगुलर, कोई भी ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, ट्रायंगुलर अगर ट्रायंगल है या ट्रायंगुलर प्लेट है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है r/3 पे, ठीक है। यहाँ से r/3 हाइट पे होगा, जैसे ये ट्रायंगल है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास r/3 पे होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है, या तो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो या तो याद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कितने पे होता है, r/3 पे। r क्या है, हाइट है ना, h/3 हाइट, ट्रायंगल की जो हाइट होगी है ना, उसके 3 पे, ठीक है। तो ट्रायंगल की हाइट यहाँ पे कितनी है, r ही तो है, ये तो r है ना, तो ये कितने पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास r/3 पे, अपॉन नीचे टोटल मास आएगा, और टोटल मास कितना है, m प्लस माइनस m/π, बचा हुआ मास, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं धीरे धीरे अब क्या करूँगा कि एक एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो में, है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप लोग थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो उसको रिवाइज करने का बहुत ज़रूरत है, या तो फिर अच्छे से पढ़ने का बहुत ज़रूरत है। तो धीरे धीरे मैं अब ट्राई करूँगा कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ, है ना। तो ये आ गया, अब बस कुछ नहीं करना, अब हमें बस सॉल्व करना है। देखो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, तो यहाँ से एक सेंटर ऑफ मास शिफ्टिंग का क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा ना, तो माइनस क्या बताएगा कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा और राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो ऊपर बचेगा क्या, माइनस का m/π r/3, और नीचे क्या आ जाएगा, m - m/π, तो m - m/π। अब जब ओवरऑल सब आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो m कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा r/3π और नीचे 1 - 1/π। तो ओवरऑल सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, r/3π -1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, न्यू सा था, मैंने भी पहली बार किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन सेम वही वाला है ना, ऑब्लिक कोलिजन वाला, कोलिजन का क्वेश्चन है, सॉरी ऑब्लिक कोलिजन में बोल रहा हूँ, जो बॉल आके ग्राउंड से टकराती है, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। अ स्मूथ स्टील बॉल है, स्ट्राइक फिक्स अ स्मूथ स्टील प्लेट से टकराइड एट द एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। अब देखो ये कोई प्लेट होगा स्टील का, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस कितने से एंगल से टकराई, ये बॉल है, यही बॉल है, इससे आके टकराई थीटा एंगल पे, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। If the coefficient of restitution is E, the angle with the vertical at which rebounds take place। तो बस कुछ नहीं, इसमें ये बताना है कि ये कितने एंगल से रिबाउंस करेगी, है ना। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन ऊपर बताया था कि ये जो थीटा डैश है वो क्या होगा, थीटा डैश ऑलवेज ग्रेटर देन डेट थीटा, ठीक है। क्या रिलेशन था, tan थीटा डैश बराबर क्या था, tan थीटा अपॉन ई। ये जो tan थीटा ये ओरिजिनल एंगल है जहाँ से आके टकराई थी, है ना। तो हमें क्या बताना है कि tan थीटा डैश कितना होगा, ठीक है, कितने से ये वापस रिबाउंस करके जाएगी। तो यहाँ से थीटा डैश लिख सकता हूँ ना मैं, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन ई, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, 11 का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, है ना। चलिए 12 नंबर है ना, 12 नंबर क्या है, अ बॉल ऑफ द मास m मूविंग विद वेलोसिटी b स्ट्राइक ए बॉब ऑफ द पेंडुलम ऑफ द मास m, जो कि रेस्ट पे था, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब e की वैल्यू क्या होगी, 1, मतलब कि सारी वेलोसिटी ट्रांसफर होगी अगर मास इक्वल होगा तो, एक कंडीशन है, ठीक है। द हाइट और टू विच बॉब राइज। अब देखो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हुआ क्या है कि एक बॉब है, ठीक है, ये बॉब होगा कुछ, ये मैंने मान लिया कि ये बॉब है जिसका मास m था, जिसका मास क्या था, m था, है ना। अब क्या हुआ है कि जो कि रेस्ट पे था, और ये सेम एक, इसका भी मास m है बॉल का, और ये इससे जाके टकराने वाला है, जिसकी वेलोसिटी क्या थी, v, ठीक है। तो हमें बताना है, इसमें हमें बताना है क्या
कि ये जब इससे टकराएगा तो क्या बताना है कि द हाइट टू विच बॉब राइज। अब ये जो जब इससे टकराएगा तो ये टकराएगा है ना, तो ये ऊपर जाएगा। और पर सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, यहाँ पे लिखा हो परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि दोनों आपस में क्या हो गए, आपस में सट जाएंगे, है ना। इन इलास्टिक का मतलब दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये इससे टकराएगा, है ना, तो देखो ये कुछ ऊपर जाएगा, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये टकराने के बाद यहाँ पे जाएगा, एच हाइट ऊपर चला जाएगा। तो हमें बताना है कि कितना हाइट ऊपर जाएगा, ये एच ही बताना है। अब देखो इसका मास m था, इसका मास m था, और दोनों जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी सिस्टम की। तो देखो p इनिशियल बराबर p फाइनल करेंगे हम लोग। इनिशियल कितना है, तो इनिशियल तो सिर्फ बॉल के पास वेलोसिटी है m इंटू वी, बॉब की तो वेलोसिटी कितनी है 0। फाइनल कितना हो जाएगा, दोनों को सिस्टम मान लिया मैंने 2m और वेलोसिटी v फाइनल। तो यहाँ से जो v फाइनल हो कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का आधा। मतलब सिस्टम की वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी का आधा। अब जब हमें सिस्टम की वेलोसिटी पता चल गया है तो हम हाइट जो है, डायरेक्ट हाइट कैसे निकालोगे, तो हम लोग वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh से निकाल लेंगे। इसमें मास का तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल हमें कितना पता है v/2, और g नीचे लगेगा तो ये इक्वेशन रखोगे तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, सॉरी हाइट निकालना है। तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v²/4, है ना, बराबर 2gh। तो यहाँ से जो हाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, v² अपॉन ये नीचे आ जाएगा ना 8 इंटू जी का अंडर 8 इंटू जी, ठीक है। h निकालना है तो रूट तो कहाँ आएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, v² अपॉन 8g। तो आंसर कितना हो जाएगा 12 का, सॉरी 12 का कितना हो जाएगा, v² अपॉन 8g कितना है फर्स्ट, है ना, तो v² अपॉन 8g।